नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी की सूची नहीं आई है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक करीब रात 2 बजे तक खत्म हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में 11 राज्यों की कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं और आज पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। खबर है कि बीजेपी भागलपुर की सीट जेडीयू के नाम करने पर सहमत हो गई है। बता दें कि इस सीट पर पिछली बार शहनवाज हुसैन बीजेपी के उम्मीदवार थे। खबर ये भी है कि शहनवाज हुसैन इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने सीवान, वाल्मीकिनगर, झंझारपुर और गोपालगंज सीट भी सहयोगी जेडीयू के लिए छोड़ दी है। बात करते हैं कांग्रेस की, जिसकी चुनाव समिति की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। कांग्रेस की चौथी सूची में यूपी के 7, केरल के 12, छत्तीसगढ़ के 5, अंडमान निकोबार के 1 और अरुणाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी के ब्रह्मास्त्र को बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर ही छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए वीडियो जारी करते हुए चौकीदार चोर है के बदले मैं भी चौकीदार का नया नारा दे दिया। में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यही वो नारा है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर सभा में दोहरा रहे हैं। अब इसी नारे को बीजेपी ने अपना कैंपेन बना लिया है। मिशन 2019 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करते हुए एक नया नारा दे दिया। आपका चौकीदार मजबूती से खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। हर देशवासी जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है वो एक चौकीदार है। भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार। ट्वीट के जरिए बीजेपी के लिए नए वीडियो कैंपेन को जारी करते हुए पीएम मोदी इस नारे के लिए 31 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों से जुड़ने की अपील की है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। इस 4 मिनट के वीडियो में पीएम मोदी की आलोचना करने वालों पर जमकर तंज कसे गए हैं, जिसमें सोनिया गांधी, लालू यादव, मुलायम सिंह पर परिवारवाद का आरोप लगाया गया है। साथ ही स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की गई है। वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन चोर शब्द से परहेज किया। भारतीय जनता पार्टी अपने चौकीदार की चोरी को छुपाने के लिए सब नारे दे रही है, परंतु आप चौकीदार, देश का चौकीदार, आपके दर्शकों ने सही कहा, बिल्कुल सही भैया, देश का चौकीदार, बिल्कुल आपने सही कहा। मिशन 2019 का बिगुल बजते ही सियासी पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। नारे और बयानबाजी की रफ्तार तेज होने लगी है। कांग्रेस राफेल डील के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तीर को ही अपनी ढाल बना ली है। अब जनता को तय करना है कि 2019 में किसके नारे पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। झारखंड में महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति की तस्वीर तो सामने आ गई, लेकिन औपचारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया। मीटिंग में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेएमएम में डील पक्की हो गई। साथ ही वाम दलों की महागठबंधन में एंट्री के लिए एक नई किरण भी दिखाई दी, लेकिन शर्तों के साथ। कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम के चेहरे पर
ये खुशी बता रही है कि राहुल से मिलने के बाद सीटों को लेकर फिलहाल 3 दलों की रार खत्म हो चुकी है। सीटों का सटीक समझौता भी हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए सियासत को अभी और इंतजार करना होगा। हेमंत सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी ने आज राहुल गांधी जी से भेंट की। घटक दलों ने आपस में ये निर्णय सारे सीटों पर निर्णय कर लिया है और सब एक मत हैं कि कौन सी सीटों पे कौन लड़ेगा। प्रदेश की जो केंद्र की जो इलेक्शन जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा और जो प्रदेश का चुनाव है वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम घटक दलों ने ये निर्णय लिया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अगले 1 से 2 दिनों में तो साफ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम में डील पक्की हो चुकी है। डील ये कि लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हेमंत की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। जाहिर तौर पर हेमंत की रणनीति काम कर गई। हेमंत के कहने पर महागठबंधन के घटक दलों ने वाम दलों को जगह देने पर हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही कोडरमा सीट को लेकर शर्त भी लगा दी। सारे घटक दलों ने यह निर्णय लिया है कि हम एक सीट कोडरमा छोड़ के किसी सीट पे अगर वो सारा मन बनाए तो हम वामपंथी दलों के लिए भी अपने महागठबंधन में हम चाहते हैं कि वो शामिल हो। हम हमारे साथ वो लड़ाई इस एनडीए के तानाशाह सरकार के खिलाफ मिलजुल के लड़ें। हम भी उनके लिए कोडरमा छोड़ के अगर कोई एक सीट पे सारे वाम दल एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं तो उनके लिए भी हम सीट छोड़ने की। मतलब साफ है कि हेमंत की नजर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी है और उसी के मद्देनजर वो तमाम बिसाते बिछा रहे हैं। मजबूरी कहें या मौके की नजाकत, जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी दबी जुबान से हामी भर दी है। सभी फार्मूले बिल्कुल हम लोगों ने सर्वसम्मति से हम लोग ने सहमति प्रदान की है और वाम दलों के विषय में भी सभी घटकों का एक ही विचार है कि वो भी हिस्सा बने और अब जल्द से जल्द, क्योंकि पहले हम लोगों ने कहा था कि होली के बाद आदरणीय गुरुजी के उपस्थिति में इसकी घोषणा होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि होली के पहले ही भी इसका घोषणा हो। विधानसभा के लिए जेएमएम कहती है कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो आप जेएमएम का नेतृत्व स्वीकार करते हैं? हेमंत सोरेन को जब ऐसी बात है, जब ये साफ तौर पे जब कोई चीज को जब हो गई है सब में, तो फिर उसी बात को आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्या मतलब? अब सवाल है कि महागठबंधन में जब सब कुछ सही और सटीक है तो फिर देरी हो क्यों रही है? होली की डेडलाइन तय कर महागठबंधन और कौन से रंग की आहट भांप रहा है? दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर की रिपोर्ट। 2019 के चुनावी महाभारत में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी चक्रव्यूह बना रहा है। इसी के तहत पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रवक्ताओं को विपक्ष की नकारात्मक और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करने, साथ ही अनर्गल बयान से बचने के निर्देश दिए गए। – 2019 के चुनावी महाभारत में विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है। इसी के तहत रांची के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में करीब 3 घंटे तक पार्टी नेताओं ने रणनीति पर मंथन किया। बैठक में सीएम रघुवर दास के अलावा बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, झारखंड चुनाव प्रभारी मंगल पांडे समेत पार्टी के तमाम प्रदेश प्रवक्ता मौजूद थे। बैठक में प्रदेश प्रवक्ताओं को विपक्ष की नकारात्मक और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करने और अनर्गल बयानों से बचने के निर्देश दिए गए। साथ ही केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच अच्छी तरह से रखने के निर्देश भी दिए गए। विपक्ष जिस झूठ के सहारे राजनीति कर रहा है, विपक्ष जिस झूठ के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उस झूठ का हम पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे। उस झूठ से जनता को अवगत कराएंगे और बताएंगे कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय किस ढंग से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी और आज किस ढंग से पारदर्शिता और मजबूती के साथ हमने देश को आगे का बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। प्रवक्ताओं के साथ बैठक के बाद सीएम रघुवर दास ने प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा के साथ अलग से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक
संथाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। खासकर राजमहल सीट को लेकर सीएम ने अनंत ओझा से फीडबैक लिया। जो नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति भरोसा है लोगों का, उस भरोसा को और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको सामान्य जन कार्यकर्ता कैसे प्रभावी तरीके से रख सके, उस बातों पर एक बार उन्होंने मार्गदर्शन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू में 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। गिरिडीह सीट आजसू के खाते में गई है। इसे लेकर रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो संयुक्त रूप से एनडीए की चुनावी अभियान की जानकारी देने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने 25 मार्च को समर्पण दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक और पदाधिकारी 1 महीने का वेतन पार्टी फंड में दान देंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर डील, सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। अपनी अपनी सियासी गोटियां फिट करने में नेता जुटे हैं, तभी तो वोट बैंक से लेकर सीट के गणित को साधने की कोशिश भी की जा रही है। नीतीश मंजू मुलाकात के मायने क्या? रमई को लालू ने बैरंग क्यों लौटाया? क्या है सियासी दलों का गुणागणित? पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अचानक मुलाकात करने पहुंची पूर्व मंत्री मंजू वर्मा। आखिर क्यों? जमानत पर बाहर आने के बाद सीएम आवास पर हुई इस मीटिंग के मायने क्या हैं? इसका जवाब तो मंजू वर्मा ही दे सकती हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा। मौसम चुनाव का है। एनडीए के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा अब साथ नहीं रहे। विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं कुशवाहा। तो क्या कुशवाहा वोटर को साधने की कोशिश नीतीश कर रहे हैं? एमएलए हैं, अगर हमको जानकारी नहीं है तो उसमें जाने में तो कोई रोक है नहीं। क्या उनको लेकर के भी कोई तैयारी चल रही चुनाव लड़ने की, आने की? अरे नहीं, ये सब कोई सी बात नहीं। नीतीश के करीबी आरसीपी भले ही साफ लहजे में इस मुलाकात की वजह ना बताएं, लेकिन विपक्षी पार्टियां मंजू वर्मा की नीतीश से मुलाकात पर तंज जरूर कस रहे हैं और इसे राजनीति को आपराधिक संरक्षण से भी जोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण और संलिप्तता दोनों बात प्रमाणित होती है। जेल से निकली या चली आई इनके यहाँ साफ सुथरी हो गई। हम लोग के लोग पर आरोप लगे तो हम लोग का लोग खराब हो गया, उनसे बतियाना भी खराब है। वैसे मुलाकातों का ये दौर पटना से रांची तक जारी रहा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम को बैरंग लौटा दिया गया। घंटों इंतजार के बावजूद रिम्स में एडमिट लालू ने रमई से मिलने से साफ मना कर दिया। ऐसे में हाजीपुर सीट से टिकट पाने की रमई की उम्मीदों को झटका लग सकता है। हालांकि आस अभी भी बाकी है। ये संबंध जो है लगातार बरकरार रहे, यह कामना करते हैं। दिल्ली जाने के लिए हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, इनकी जो है हम पर हमेशा ध्यान रहा है हमारे लिए। जबकि रिम्स में ही कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और महागठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीद जताई। हमारा उनका संबंध बहुत पुराना है और जाहिर है मिलकर खुशी हुई होगी और मुझे भी उनको देखकर प्रशंसा हुई। तो मुलाकातों का ये दौर क्या कहता है? सियासी गुणागणित का जो पेंच एनडीए और महागठबंधन में फंसा है, उसे सुलझाने की ये कोशिश भर है या फिर जीत को लेकर अपने अपने दावों को मजबूत करने की कवायद? बहरहाल चुनावी मौसम में मिलने, रूठने और मनाने का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकतंत्र के महापर्व में प्रचार तंत्र में राजनीतिक दलों के लिए खूब मायने रखता है और यही वजह है कि तमाम पार्टियां सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देती है। बिहार की बात करें तो बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे है। सोशल मीडिया पर भारत का युवा वर्ग काफी सक्रिय है और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसकी झलक भी देखने को मिली थी।
2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया था और इसके लिए बीजेपी ने 2013 से ही सोशल मीडिया का पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। 2019 में भी बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक पूरा सेक्शन सोशल मीडिया सेल का ही है। बीजेपी सेक्शंस में एक कॉल सेंटर भी चला रही है जहां से बिहार के करीब 1 करोड़ बीजेपी सदस्य के साथ अन्य लोगों को फोन कर पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। बिहार बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी की माने तो बिहार के सभी जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक बीजेपी के करीब 5000 सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स काम देख रहे हैं। हर जिले में लगभग अमूमन 20 लोगों की टीम होती है और जिले से नीचे मंडल स्तर पे भी 1000 कुछ मंडल है, लगभग 1000 से ऊपर मंडल हैं। तो मंडलों तक हमारी आईटी और सोशल मीडिया की टीम काम करती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है और अब तक कांग्रेस का मीडिया सेल एक्टिव भी नहीं हुआ है। अगले सप्ताह या होली के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ होगा। पहले भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुका है, होगा, उन लोगों को जानकारियां दी जाएगी। जेडीयू का मीडिया सेल तो काम कर रहा है लेकिन उसे सिर्फ काम चलाऊ ही कहा जा सकता है। जेडीयू के मीडिया सेल इंचार्ज की माने तो उनके मीडिया सेल में करीब 700 मीडिया एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। 700 लोगों की हमारी टीम है। इसके अलावा हर जिले में हमारी कार्य समिति अलग है और हम लोगों ने लगातार अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ट्रेंड किया है। ट्विटर को कुछ न समझने वाला आरजेडी भी सोशल मीडिया की ताकत को पहचान चुका है, लेकिन आरजेडी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां से सेंट्रलाइज तरीके से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। आरजेडी के नेता अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं और अपने तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेफ्ट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समेत कई पार्टियां तो आरजेडी से भी पीछे हैं। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की पैनी निगाह सोशल मीडिया पर भी लगी हुई है। ऐसे में इंटरनेट के इस माध्यम से कौन सी राजनीतिक पार्टी लाभ उठा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नील कमल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं पर सभी दलों की नजर है। झारखंड में इस बार 2,20,753 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन युवा वोटर्स पर सभी दलों की नजर है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में युवा और खासकर पहली बार वोट करने वाले वोटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। झारखंड में 2,20,753 मतदाता 18 से 19 वर्ष के बीच के हैं, जिनमें 1,33,668 पुरुष और 87,056 महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने सभी युवा मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जितने युवा मतदाता हैं उन सबसे हमारी अपील होगी कि आप लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने मत का सुविचारित तरीके से बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के उसका इस्तेमाल करें। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र के 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या पर एक नजर डालें। राजमहल की बात करें तो 9,800 ऐसे वोटर हैं जो 18 से 19 वर्ष के बीच हैं। वहीं दुमका में ऐसे वोटरों की संख्या 14,340 है, जबकि गोड्डा से 15,364, चतरा से 13,797, कोडरमा से 15,073, गिरिडीह से 14,893, वहीं धनबाद से 12,714, रांची से 26,956, जमशेदपुर से 13,745, सिंहभूम सीट से 13,082, खूंटी से 14,944 ऐसे वोटर हैं। लोहरदगा की बात की जाए तो 11,657 ऐसे वोटर हैं, जबकि पलामू में 30,158 और हजारीबाग से 14,230। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करना है और अपनी जिम्मेवारी पता चल रही है कि अब हम लोग बड़े हो गए और अब देश को भी देखना है। एज अ यूथ हम लोग को देश को भी देखना है, आगे बढ़ना है, संभालना है, क्योंकि हम लोगों पे भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, यूथ पे भी बहुत जिम्मेवारी है देश की। तो बहुत एक्साइटेड है। चाह रहे हैं कि सिटी हमारा डेवलप करे, हमारी कंट्री डेवलप करे, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर।
और हर पढ़ाई के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और इनमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग के साथ न्यूज 18 नेटवर्क भी मतदाताओं से ये अपील करता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी पूर्वांचल दौरे पर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 18 से 20 मार्च तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगी। पौराणिक काल से पवित्र का पैमाना तय करती आ रही गंगा नदी आज सियासत में वोट की संख्या तय करने का एक पॉलिटिकल पैमाना बनती जा रही है। 2014 के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के आंगन से सियासी हुंकार भरी और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। अब 2019 की चुनावी परीक्षा के लिए प्रियंका की टीम भी गंगा तट से चुनाव की शुरुआत करने की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी अपने प्रथम दौरा इसी क्षेत्र में प्रयाग से काशी का चयन किया। इस पे विचार हो रहा है। यही हम लोगों के लिए और इस जगह के महत्व को दर्शाता है। काशी और संगम के समावेश में करीब आधा दर्जन संसदीय क्षेत्र बसे हुए हैं। लिहाजा पूर्वांचल के सियासी भाग में गंगा की धारा से चुनावी धार तेज करने में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रचार पॉलिटिक्स का शुभ मुहूर्त 18 मार्च को संगम तट पर गंगा पूजा के साथ शुरू होगा। संगम दर्शन के बाद प्रियंका सुबह 9:20 पर छतनाग पहुंचेंगी। यहाँ से स्टीमर से आगे का सफर तय करेंगी। करीब 11 बजे स्टीमर से दुमदुमा घाट पहुंचेंगी। 11:25 पर दुमदुमा घाट से सिरसा जाएंगी। प्रियंका गांधी के पहले चुनाव प्रचार में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छवि भी खूब देखने को मिलेगी। सिरसा में प्रियंका गांधी शिव मंदिर के दर्शन करेंगी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात करेंगी। टुडियार कौधरिया जाकर प्रियंका पुलवामा में शहीद हुए महेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद जलमार्ग तय करते हुए प्रियंका शाम 5 बजे विंध्याचल पहुंचेंगी। यहाँ कालीन बुनकरों से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद रात 9 बजे विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजा करेंगी। विंध्याचल में रात्रि विश्राम के बाद 19 मार्च को प्रियंका गांधी मिर्जापुर और भदोही पहुंचेंगी। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साथ ही पार्टी नेता और जनता से मुलाकात कर चुनावी तापमान नापेंगी। अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करते हुए 20 मार्च को प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचेंगी। वाराणसी में प्रियंका विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी। जल प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी गंगा किनारे बसे मल्लाह समाज से सीधा संवाद करेंगी और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब बात कर लेते हैं दल बदलू नेताओं की, जो शनिवार को अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। – 2019 का महासमर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भी कई नेताओं ने दल बदला। आइए एक एक कर जान लेते हैं कौन से नेता पाला बदलकर किस दल में शामिल हो गए। पहले बात कांग्रेस में शामिल हुए नेता की। शनिवार को उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल हो गए और शामिल होते ही कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए निष्ठा जता दी। आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस देश को, इस प्रांत को और पूरे प्रजातंत्र को सशक्त करेगी। मैं राहुल गांधी जी को यही आश्वासन दिलाना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद के साथ मैं भी आपकी सेवा करूंगा और हरीश रावत जी के नेतृत्व में, इंदिरा हृदय जी के नेतृत्व में और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ चलेंगे। आप इनका स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस में मनीष खंडूरी की एंट्री हुई तो दूसरी तरफ ओडिशा में बीजेडी सांसद बलभद्र मांझी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया और शामिल होते ही बीजेडी पर उनकी अनदेखी का आरोप लगा दिया कि कम से कम सिटिंग एमपी को उसको संज्ञान में लिया जाए कि किसको उम्मीदवार बनाना है नहीं बनाना है। उन्होंने इतना तक उचित नहीं समझा कि मुझे कंसल्ट किया जाए और किसी को कंसिडर करने का सोचा। ये मेरे नजर में आया, नॉलेज में,
तो मैं सोचा कि ऐसे पार्टी में और मेरा रहना उचित नहीं है। ओडिशा में बीजेडी सांसद बीजेपी में शामिल हुए तो यूपी के प्रयागराज के सांसद श्यामा चरण गुप्ता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और एसपी ने भी बिना देर किए पार्टी में निष्ठा दिखाने के लिए उन्हें यूपी के बांदा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। शनिवार को दल बदलुओं की लिस्ट में जेडीएस नेता दानिश अली का नाम भी शामिल रहा। दानिश अली जेडीएस छोड़ बीएसपी में शामिल हो गए। चुनावी मौसम में दल बदल की नई बात नहीं है। इस बार भी कई नेता अपनी निष्ठा दूसरे दलों में जता चुके हैं और कई पाला बदलने के लिए कतार में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मिशन 2019 से पहले गोवा में अलग चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पर्रिकर सरकार को बर्खास्त करने और कांग्रेस को बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग की है। पूरे देश में सियासी पार्टियां मिशन 2019 के तहत तैयारी में जुट गई हैं। वहीं कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में कांग्रेस ने पर्रिकर सरकार पर अल्पमत का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग भी की है। नेता विपक्ष चंद्रकांत केवलेकर ने राज्यपाल को पत्र लिखा है कि गोवा की सरकार अल्पमत में है और कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। बीजेपी के विधायक के निधन के बाद पर्रिकर सरकार बहुमत खो चुकी है। यदि सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया जाता है तो ये अवैध होगा और इसे चुनौती दी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस कई बार आरोप लगा चुकी है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं सीएम पर्रिकर के करीबी सिद्धार्थ कोलियंकर ने पर्रिकर की तबीयत बिगड़ने की खबरों को खारिज किया। कहा कि वर्तमान में उनके पास गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, नियमित जांच की जा रही है, उनकी हालत स्थिर है। दरअसल सीएम पर्रिकर फरवरी 2018 से अग्नाशय में कैंसर से पीड़ित हैं। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद वो कामकाज पर लौट आए हैं और बखूबी सरकार के काम को निभा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने सीएम की बीमारी का मुद्दा उठाकर सरकार गिराने की बात कह रही थी। अब गोवा में अल्पमत की सरकार का आरोप लगाकर सत्ता पाने के लिए दावा पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।